बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। न्यू टॉपिक वर्क पावर एंड एनर्जी, क्लास 11 का ये टॉपिक है फिज़िक्स का। इसके कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे मुख्तलिफ वीडियोस में, एक सीरीज़ बनाएंगे वीडियोस की। आज का जो हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज़ ग्रेविटेशनल फील्ड इज़ अ कंजर्वेटिव फील्ड। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, सिर्फ समझने पे फोकस करो। रिटर्न आपने कैसे लिखना है, क्या लिखना है, सब कुछ वो मैं खुद आप लोगों को बताऊंगी एट द एंड ऑफ द वीडियो, लेकिन आपने सिर्फ अभी समझना है। बहुत इजी टॉपिक है लेकिन बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, इसलिए सिर्फ आराम से बैठ के समझो समझो, सिर्फ समझने पे फोकस करो, लिखने पे और किसी और चीज़ पे फ़िलहाल फोकस नहीं करना। नोट्स कैसे बनाओगे, कैसे पेपर्स में लिखोगे, क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करोगे, वो सब मैं आपको एंड पे बताऊंगी। अभी सिर्फ समझना है आपने कि असल में सब कुछ है क्या। सबसे पहले बेटा बात करते हैं हम ग्रेविटेशनल फील्ड की। अगर आप ये टॉपिक पढ़ रहे हो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ द ग्रेविटेशनल फील्ड। अर्थ के गिर्द वो तमाम एरिया जहाँ पर अर्थ अपनी फोर्स एक्ट करती है, अर्थ की फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट करती है, उसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ। ठीक है, नोट कर लेना। एट द एंड ऑफ द वीडियो ग्रेविटेशनल फील्ड आपने सबसे ऊपर लिखना है, डिफाइन करना है व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फील्ड। Space around the earth in which the gravitational force acts on a body is called gravitational field. Then what is a conservative field? अब आपको ये पता होना चाहिए कंजर्वेटिव फील्ड क्या होती है। बहुत ज़्यादा सिंपल बेटा, एक ऐसी फील्ड जहाँ पर कोई फोर्स एक्ट कर रही हो और जो काम वो फोर्स कर रही हो वो पाथ पे डिपेंड ना करता हो। नहीं समझ में आया? आगे चल के समझेंगे, अच्छे से समझ में आ जाएगा। दूसरा ये कि अगर आप उसी फील्ड में कोई काम करते हो और जिस पोजीशन से स्टार्ट किया काम कर करके आखिर में आप फिर उसी पोजीशन पे आ गए, तो इसका मतलब है आपने कोई काम किया ही नहीं, यानी द वर्क डन इन अ क्लोज्ड पाथ इज ज़ीरो। अगर ये दो चीज़ें फुलफिल हो रही होती हैं किसी भी फील्ड में, तो हम कहते हैं कि ऐसी फील्ड होती है कंजर्वेटिव फील्ड। पहली बात ये कि फील्ड ऑफ फोर्स इन विच द वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ टेकन। बॉडी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आप लेकर जा रहे हो, किस रास्ते से लेकर जा रहे हो उस पर फर्क नहीं पड़ता। आपने बस अपनी अपनी जो बॉडी है उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा दिया, और एक किस पॉइंट से किस पॉइंट तक पहुंचाया, सिर्फ जो एंड पॉइंट्स हैं उन पे अगर चीज़ डिपेंड कर रही है तो हम कहेंगे ऐसी फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड है। दूसरा ये कि अगर आपने उस फील्ड में कोई काम किया और आपने जिस पॉइंट से स्टार्ट किया उसी पॉइंट पे आपने ख़त्म कर दिया, या आपने जो आपका वर्क डन था वो एक क्लोज पाथ में था, तो वो जो होगा वर्क डन वो इक्वल होगा टू ज़ीरो। दोनों बातें हम प्रूव करेंगे। पहली बात ये बेटा, अ फील्ड ऑफ फोर्स इन विच, पहला केस वन, अ फील्ड ऑफ फोर्स इन विच वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ टेकन। इसको आप किस तरह से प्रूव करोगे? उसके लिए आपने कुछ चीज़ें याद रखनी है। ठीक है बेटा, वर्क डन तीन किस्म का होता है, एक होता है पॉजिटिव, दूसरा होता है नेगेटिव और तीसरा होता है ज़ीरो। वर्क पॉजिटिव होता है जब फोर्स जो लगे किसी, वर्क होता है किसके इक्वल है पहले ये देख लेते हैं। वर्क इक्वल होता है टू द फोर्स इनटू डिस्टेंस। अगर फोर्स और डिस्टेंस सेम डायरेक्शन में हो तो हम कहते हैं कि वर्क डन इज पॉजिटिव। अगर फोर्स एक डायरेक्शन में हो और डिस्टेंस दूसरे डायरेक्शन में हो, ऑपोजिट डायरेक्शंस में हो, तब जो वर्क होता है वो होता है नेगेटिव। और अगर फोर्स और डिस्टेंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो या 90 डिग्री का एंगल बना रहे हो आपस में, तो जो काम होगा वो होगा ही नहीं, यानी वर्क डन विल बी इक्वल टू ज़ीरो। तीन बातें बिल्कुल जहन में रखो। देखो बेटा, हाँ कंसिडर करो हमारे पास एक बॉडी है ऑफ मास m, ये इस पॉइंट ए पे पड़ी हुई है, इसको हम लेकर जा रहे हैं पॉइंट बी पे। ए से बी पे जाने के लिए इसके पास तीन किस्म के रास्ते, एक तो ए से जाए सी पे और फिर सी से चली जाए बी पे, दूसरा ए से जाए डी पे और डी से चली जाए बी पे, या ए से उछलती कूदती पहुंच जाए बी पे। तीन रास्ते हो गए। अब हम कैलकुलेट करते हैं हर रास्ते में कितना काम हुआ। फॉर इंस्टेंस अगर ये जाती है ए टू सी एंड देन सी टू बी, तब जो वर्क डन होगा वो किसके इक्वल होगा? बेटा देखो, जब ए से सी पे जाएगी ना, फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहाँ लग रही है? अगर ग्रेविटेशनल फील्ड में कोई काम होगा तो जो उसमें फोर्स होगी वो असल में किसके इक्वल होगी? टू द वेट, है ना। हम कह रहे हैं फोर्स जो यहाँ पर लगेगी ग्रेविटेशनल फील्ड पे वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होगी, और जो कहाँ की तरफ डायरेक्टेड होती है? नीचे की तरफ डायरेक्टेड होती है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे ज़मीन की तरफ डायरेक्टेड होती है।
फोर्स किसके इक्वल हो जाएगी, वेट के इक्वल, एंड वेट हमें पता है किसके इक्वल है, mg के इक्वल है। अब अगर यहाँ से यहाँ तक एक बॉडी मूव करती है तो देखो डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, और फोर्स किस डायरेक्शन में है, नीचे की डायरेक्शन में। तो इनके बीच में जो एंगल बन रहा है कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। तो जो काम होगा यहाँ पर, वर्क डन विल बी इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, एंगल जो बनेगा वो कॉस थीटा होगा। फोर्स हमारे पास क्या थी, mg, डिस्टेंस जो इसने कवर किया दैट इज s, और कॉस 90 डिग्री जो है दैट इज इक्वल टू 0। तो जो वर्क डन है, जब 0 से आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो जो काम हुआ यहाँ पर वो सारा क्या होगा, 0। यानी यहाँ से यहाँ तक जाने में जो काम हो गया वो कितना है, 0। सेकेंड क्या होगा, c से जाएगा b पे, तो वर्क डन फ्रॉम c टू b, c से b में जाने में जो काम होगा वो किसके इक्वल होगा। अब देखो बेटा, फोर्स किस तरफ लग, जो डिस्प्ले फोर्स है वो किस तरफ लग रही है, नीचे की तरफ, ठीक, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो कहाँ हो रही है, ऊपर की तरफ। अब नीचे से ऊपर जा रहा है तो इसके जो डिस्प्लेसमेंट होगी, जो इसने डिस्टेंस कवर किया होगा वो किसके इक्वल होगा, हाइट के इक्वल होगा। और जो चूंकि फोर्स ऊपर की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट सॉरी फोर्स नीचे की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है, तो इनके बीच में एंगल जो है वो किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के इक्वल। तो हम कहेंगे 180 डिग्री। mgh cos 180 या फोर्स इज इक्वल टू fs cos 180 डिग्री। cos 180 डिग्री इज इक्वल टू -1, सो w इज इक्वल टू -mgh। इसको अगर आप -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास जो वर्क डन आ जाएगा दैट विल बी इक्वल टू m -mgh। ये काम है जो कि यहाँ से यहाँ तक जाने में हुआ। अब देखो टोटल जो काम हुआ A से C में जाने पे और C से B पे जाने पे, यानी इस रास्ते से ऊपर तक जब गया तो इसने जो सारा काम किया वो किसके इक्वल हो गया, -mgh के। दिमाग में रखना, जहन में रखना, किसके इक्वल हो गया, -m। नाउ एट द अदर पाथ, अगर बॉडी A से D पे जाती है और फिर D से B पे जाती है तब काम कितना होगा। अब देखो बेटा, A से बॉडी कहाँ पर जा रही है, D पे, और फोर्स कहाँ लग रही है, नीचे की तरफ। अगेन हमारे पास वर्क डन जो होगा वो किसके इक्वल होगा, -mgh के, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में है। 180 डिग्री का एंगल बन रहा है, 180 डिग्री का कॉस थीटा जो होता है वो -1 के इक्वल होता है, इसलिए हमारे पास ये जो वैल्यू होगी ये -mgh के इक्वल होगी। अगेन जब ये यहाँ पर जाएगा तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितने डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। और मैंने आपको बताया cos 90 किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। तो इस केस में भी जो काम होगा वो हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, 0 + -mgh। एक यहाँ से यहाँ तक जाने में -mgh था और यहाँ से यहाँ तक जाने में 0 था, तो 0 को जब -mgh में हमने प्लस किया तो दूसरे रास्ते से भी जो काम हुआ वो किसके इक्वल हो जाएगा, -mgh के इक्वल। अब रह गया तीसरा रास्ता। तीसरा रास्ता जो है वो ये टेढ़ा पेढ़ा रास्ता था A से लेकर B तक, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं यूं करके बना लेती हूँ ताकि समझाने में आसानी हो। अब बेटा जब ऐसे कुछ टेढ़ी पेढ़ी सी चीज़ होती है फिजिक्स में तो हम क्या करते हैं, हम उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। यानी हम लोग इसको यूं यूं करके डिवाइड कर लेते हैं कि ये जो रास्ता है इसको हम लोगों ने यूं छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, ठीक है। ये अब जब मैंने इसको यूं छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया, छोटे छोटे रास्तों में डिवाइड कर लिया, डेल्टा देखो अब यहाँ पर ये जो इसकी हाइट है वो डेल्टा वाई से शो कर लेते हैं और इसका ये जो डिस्प्लेसमेंट है उसको डेल्टा एक्स से शो करते हैं। आगे की तरफ जब जाएगा फोर्स, ये नीचे की तरफ फोर्स लग रही है और जब बॉडी आगे की तरफ मूव कर रही है तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल बनेगा अगेन वो कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का। यानी जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है उसमें कोई काम हो ही नहीं रहा, ठीक है। यानी ये जो सीढ़ियाँ से हमने बनाई यूं यूं, इसको हमने छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया, इसमें ये तमाम जो हॉरिजॉन्टल एरियाज थे इनमें हम समझेंगे कोई काम नहीं हो रहा। टोटल काम कहाँ पर होगा, ये वर्टिकल वाली पोजीशंस पे, जहाँ पर वर्टिकल नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है ना, यानी जो डेल्टा वाई है इसमें सारा काम हो रहा है। सो टोटल वर्क डन इज इक्वल टू mg, और जो डिस्टेंस ये कवर करेगा वो क्या होगा, डेल्टा y1 + डेल्टा y2 + डेल्टा y3। सारे जो डेल्टाज हैं उनको हमने प्लस कर लिया, प्लस चलते जाओ और आखिर में डेल्टा वाई एन, जितना भी हमारे पास डेल्टा वाई एन है। अब असल में ये क्या है बेटा, हाइट है ना,
जितने जितने वाई हैं सारे वाइज को हम जमा किया किया किया, यहाँ से यहाँ तक गए, तो असल में तो ये इसकी हाइट हो गई, कितनी हाइट इसने कवर की। तो हम ए सब की जगह क्या लिख सकते हैं, mg&h cos थीटा। अगेन आप देखो फोर्स कहाँ लग रही है, नीचे की तरफ, बॉडी कहाँ मूव हो रही है, ऊपर की तरफ, यानी हाइट इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में है फोर्स के। सो हमारे पास जो cos थीटा हो जाएगा वो दैट विल बी इक्वल टू -180, सॉरी cos थीटा विल बी इक्वल टू 180 cos 180, और cos 180 जो है एंगल 180 का बन रहा है, तो cos 180 -1 के इक्वल होती है। सो वर्क डन पार्ट 3 में भी विल बी इक्वल टू -mgh। ठीक हो गया। तीनों रास्तों से हमने देखा, पहले रास्ते से भी वर्क डन वॉज इक्वल टू -mgh, दूसरे रास्ते से भी वर्क डन वॉज इक्वल टू -mgh, तीसरे रास्ते से भी वर्क डन वॉज इक्वल टू mgh। अब ऊपर वाली स्टेटमेंट सुनो, अ फील्ड ऑफ फोर्स इन विच द वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ। किस रास्ते से जा रही है बॉडी, इस पे डिपेंड नहीं कर रहा, पहले पॉइंट पे या जो एंड पॉइंट्स हैं सिर्फ उस पे डिपेंड कर रहा है। तो ऐसी फील्ड हमने पढ़ा था कंजर्वेटिव फील्ड होती है, जहां पर वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड एंड इट डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, या एंड पॉइंट्स पे डिपेंड करता है। पहली बात हमने कहा, हेंस प्रूव दैट ग्रेविटेशनल फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड। दूसरी चीज, एक और बात, हमने कहा कि ऐसी फील्ड भी कंजर्वेटिव फील्ड होती है जिसमें अगर आपने क्लोज पाथ में काम किया, एक क्लोज पाथ है उसमें आपने काम किया और जो टोटल वर्क डन है वो 0 के इक्वल होगा, तो हम कहेंगे कंजर्वेटिव फील्ड है। या अगर हम फर्ज करें हमने ऊपर की तरफ बॉल फेंकी और बॉल दोबारा नीचे की तरफ आई, हमने कैच कर लिया, तो जिस पॉइंट से स्टार्ट हुई थी उसी पॉइंट पे आ गई, क्लोज पाथ है, तो यहाँ पर जो वर्क डन होगा दैट विल बी इक्वल टू 0। पहले इस वाली एग्जाम्पल को समझते हैं, बहुत आसान है। देखो, जब मैंने ऊपर की तरफ बॉल फेंका, तो मेरे पास जो फोर्स थी, अगेन फोर्स ऑफ ग्रेविटी mg, और जो इसने हाइट कवर की दैट वाज इक्वल टू h, या जो डिस्टेंस कवर किया h था। अब फोर्स नीचे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ, cos थीटा 180 डिग्री, तो जो वर्क डन होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, -mgh के, क्योंकि cos 180 डिग्री जो होता है वो इक्वल होता है टू -1। तो वर्क डन नीचे से ऊपर जाने में -mgh। अब जब बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ आएगी, ऊपर से नीचे की तरफ आने में बॉडी जो है वो क्या करेगी, फोर्स जो उस पर लगेगी दैट विल बी इक्वल टू mg, ठीक है, और जो हाइट ये कवर करेगा दैट विल बी इक्वल टू h। लेकिन अब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में लग रही हैं, यानी जो इनका थीटा बन रहा है दैट इज इक्वल टू cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री इज इक्वल टू +1। तो जो काम इसमें हुआ दैट विल बी इक्वल टू mgh। टोटल काम कितना हुआ, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जाने में -mgh, और ऊपर से नीचे आने में +mgh। कैंसिल हुआ, वर्क डन इज इक्वल टू 0। पढ़ो, वी नो दैट a conservative force is a type of force wherein there is no net force during its motion in any closed loop. When we throw a ball up, there is a negative work done. ठीक है, जब हमने बॉल को ऊपर फेंका नेगेटिव वर्क हुआ, क्योंकि ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा था। लेकिन जब ये नीचे की तरफ गिरेगा तो पॉजिटिव वर्क होगा, क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी की तरफ आ रहा था। रिजल्टेंट वर्क डन इज 0 एंड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज पाथ इंडिपेंडेंट। जो टोटल वर्क डन हुआ वो 0 है और ये डिपेंड नहीं कर रहा ऑन द पाथ फॉलोड। दस ग्रेविटेशनल फील्ड is and work done depends on the end points only. ग्रेविटेशनल फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड है और जो काम हुआ वो सिर्फ एंड पॉइंट्स पे डिपेंड करता है। यहाँ तक आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। आगे मैं इसी क्लोज पाथ को दोबारा दूसरे एग्जांपल से समझा रही हूँ। अगर आपको बात समझ में आ गई है तो आप यहीं पर वीडियो ख़त्म कर सकते हो, और अगर आपने थोड़ा सा और समझना है तो ये लो। देखो, फर्ज करो हमने कहा ये हमारे पास एक स्क्वायर पाथ है, ठीक है, बॉडी जाती है A to B, B to C, C to D एंड अगेन टू A। आपने बहुत काम किया, आप समझे कि मैं चाय की ट्रे लेकर B
इधर गई, फिर इधर गई, फिर इधर गई, फिर मैं वापस आई, तो मैंने बहुत ज़्यादा काम कर लिया। लेकिन इन फिजिक्स यू हैव डन नथिंग, बिकॉज जाहिर है हम दुनिया में रहते हैं, दुनिया ग्रेविटेशनल फील्ड है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड में हमने वर्क डन कैसे ज़ीरो हुआ? सिंपल सा देखो, जब बॉडी ए से बी में गई, अगेंस्ट द ग्रेविटी गई, ऊपर की तरफ गई, यहाँ पर जो वर्क डन होगा वो किसके इक्वल होगा? माइनस mgh के। जब बी से सी तक जाएगी तो देखो ग्रेविटी नीचे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ, कितना एंगल बना? 90 डिग्री का। यानी बी से सी में जाने में हमारे पास वर्क डन इज इक्वल टू 0, सी से डी में आने में वर्क डन इज इक्वल टू पॉजिटिव mgh, डी से ए में जाने में अगेन 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, वर्क डन इज इक्वल टू 0। यहाँ पर पॉजिटिव क्यों था? क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में थी। अब टोटल वर्क कैलकुलेट करें, वर्क इज इक्वल टू ए से बी में जाने में माइनस mgh, प्लस बी से सी में जाने में वर्क कितना लगा? 0, सी से डी में आने में वर्क कितना लगा? mgh, डी से ए पे जाने पे वर्क कितना लगा? 0। तो सबको जब हम ऐड करेंगे माइनस प्लस कैंसिल हो गया, तो वर्क डन इज इक्वल टू 0। दस कंक्लूजन आप क्या लिखोगे कि अगर वर्क हमने जो ग्रेविटेशनल फील्ड में एक क्लोज पाथ में हम जब काम करते हैं तो वो काम हमारे पास 0 के इक्वल होता है, तो हम कह सकते हैं कि ऐसी फील्ड ग्रेविटेशनल फील्ड है। लिखना क्या है आपने? सबसे पहले पेपर अटेम्प्ट करते हुए अगर आपके पास क्वेश्चन आता है हाउ अ ग्रेविटेशनल फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड, तो आपने स्टार्ट करना है पहले डेफिनेशन से। यू आर गोइंग टू डिफाइन ग्रेविटेशनल फील्ड, देन यू आर गोइंग टू डिफाइन कंजर्वेटिव फील्ड, दोनों की डेफिनेशंस लिखोगे। उसके बाद आप फिर केस 1 बनाओगे। केस 1 में आपने थोड़ा सा प्रूफ करना है कि हाउ, जैसे मैंने आपको पीछे सिखाया कि पहला वाला पॉइंट, वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड। फिर आपने प्रूफ करना है कैसे ग्रेविटेशनल फील्ड में वर्क डन डजंट डिपेंड्स ऑन द पाथ फॉलोड। दूसरा फिर आपने पॉइंट लिखना है क्लोज्ड फील्ड में आपने काम दिखाना है, क्लोज पाथ में आपने काम दिखाना है कि जब आपके पास क्लोज लूप में काम होगा इन विद इन द ग्रेविटेशनल फील्ड तो वर्क डन विल बी इक्वल टू 0। दोनों बातें आपने की, आखिर में आपने कंक्लूजन लिखना है। कंक्लूजन आप ये भी लिख सकते हो, ये जो पूरा पैराग्राफ है ये आप कंक्लूड करके लिख सकते हो। हमें पता है कि कंजर्वेटिव फोर्स ऐसे टाइप की फोर्स होती है जहाँ पर कोई काम नहीं होता इन अ क्लोज लूप, ठीक है। फिर व्हेन वी थ्रो अ बॉल अप देयर इज नेगेटिव वर्क डन, जब नीचे आता है तो पॉजिटिव वर्क डन होता है, इसलिए जो टोटल वर्क है वो 0 है। द रिजल्टेंट वर्क इज 0 एंड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज पाथ इंडिपेंडेंट, दस द ग्रेविटेशनल फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड। ये बेस्ट पैराग्राफ है, ठीक है। आखिर में कंक्लूजन करके आपने ये पैराग्राफ लिख लेना है, दोनों कैसे समझाने हैं और बेस्ट आपका आंसर तैयार हो जाएगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।